जंतु कितना विरल हुआ है। मेधा के पीड़ा पंजर का पाला हुआ सुआ, सुआ माने तोता, मेधा माने बुद्धि के खेल का तोता है। सब बातों में खोज तुम्हारी रट सी लगी हुई है और हर आदमी सच की खोज कर रहा है, लेकिन आगे की शब्द जो है ना, आगे की जो पंक्ति है बहुत इंपॉर्टेंट है। पर स्पर्श से तर्क करो से, जैसे ही आप तर्क से सत्य को ढूंढने जाते हैं, पर स्पर्श के तर्क करो से होता छुई हुई है। तर्क से सत्य नहीं मिलता। सत्य हम लोग वाद विवाद प्रतियोगिता में जाते थे ना, तो ये बड़ा सरल है और मैं अभी तर्कों के द्वारा सिद्ध कर दूंगा कि अभी अंधेरा है जी। और हम लोग ऐसे ही करते थे डिबेट्स में। हम दो लोग जाते थे, एक कहता था यार आज तो पक्ष में बोलेगा, हाँ मैं अच्छा आज मैं विपक्ष में बोलूंगा। एक कॉलेज से जाते थे टीम में तय कर लेते थे, और अभी तो खैर बड़ा बढ़ गया है। उन दिनों थोड़ा कैश प्राइज मिला करता था। कोई बुक देते थे तो हम कहते थे यार ये बुक क्यों दे रहा है, कैश क्यों नहीं दे रहा। अभी मिलते हैं क्या डिबेट्स में कैश प्राइज वगैरह मिलते कि नहीं मिलते? ऐसा है ना, मिलता है सर। बुक तो नहीं देते ना कोई। अब बुक हम सोचे ना, अब ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं, अब इतना सारा किताबें वैसे ही पढ़नी पड़ती थी। तो तर्क के द्वारा आप कुछ भी सिद्ध कर सकते हैं। सिद्ध करने से वह सत्य तो नहीं होता। मैं सिद्ध कर दूं तर्कों के द्वारा कि इस समय रात है, तो भैया सूरज तो निकल रहा है। और इसलिए वो संस्कृत में हमारे यहां हमारी परंपरा में कहते हैं वादे वादे जायते तत्वबोधा। हम तत्वबोध वाद वाद से करते हैं, वाद विवाद से नहीं करते, लेकिन हम तो वाद विवाद ही करते हैं। अब मैं नैरेटिव की बात बनाता हूं, मैंने कहानियों की बात की। एक भाषण में चाहूंगा कि आप पढ़ें। 18 मार्च 1931 का भाषण है विंस्टन चर्चिल का, अवर ड्यूटीज इन इंडिया। और वो मैं इसके लिए इसलिए बोल रहा हूं आपको कि वो बताते हैं कि भारत में क्या है, भारत के प्रति दुनिया की दृष्टि। और जब हम इंटरनेशनल मीडिया की बात कर रहे हैं तो मोटे मोटे तौर पर हम डोमिनेंट इंग्लिश मीडिया की बात कर रहे हैं। हम कोरियन मीडिया की भी बात कर रहे हैं, हम ऑस्ट्रेलियन मीडिया की भी बात कर रहे हैं, हम जापानीज मीडिया की बात नहीं कर रहे, हम ईरानी मीडिया की हिरना की बात नहीं कर रहे। हम मोटे मोटे तौर पर ब्रिटेन और अमेरिका से जो कि पावर सेंटर्स हैं, वहां से जो हमारे बारे में सोच निकली है उसकी बात है। यानी नैरेटिव बिल्डिंग जो भारत के लिए होती है, जो ये अवर ड्यूटीज टुवर्ड्स इंडिया विंस्टन चर्चिल का भाषण है, उसके अंदर वो डिफाइन करते हैं कि भारत क्या है। एक बड़ा कमजोर देश है, ये लोग इकट्ठे रह नहीं सकते, इनके डेमोक्रेसी नहीं हो सकती। अलग अलग संप्रदायों में, अलग अलग जातियों में बटा हुआ है। इनमें कुछ मार्शल कौम है, कुछ नॉन मार्शल कौम है, कुछ लड़ने वाले हैं, कुछ नहीं लड़ने वाले। और अब तक जो भी भारत में अच्छा हुआ है वो अंग्रेजों के कारण हुआ है, उसमें कहते हैं। इतिहास के विद्यार्थी जानते होंगे कि 1931 के अंदर अप्रैल मई में गोलमेज सम्मेलन होने वाला था, जिसमें गांधी जी को बुलाया हुआ था। और चर्चिल कंजर्वेटिव पार्टी के नेता थे, इसलिए उसमें कह रहे हैं कि गांधी के सामने आत्मसमर्पण मत करो, ये ब्राह्मणिकल आदमी है। उसको बोलते हैं ये ब्राह्मणिकल आदमी है, ब्राह्मणिकल ऑर्डर को बढ़ाने वाला आदमी है। खैर, वो भारत को परिभाषित करता है, भारत क्या है। हिंदुस्तान के खिलाफ, भारत के खिलाफ, हमारी सभ्यता के खिलाफ, हमारी संस्कृति के खिलाफ वो नैरेटिव का एक दस्तावेज है। उसकी डेट निकाल दीजिए, विंस्टन चर्चिल को निकाल दीजिए, आपको लगेगा आज भी तो यही है। इसलिए जब भारत मंगलयान छोड़ता है और ऊपर चला जाता है तो न्यूयॉर्क टाइम्स से, कुछ लोगों ने देखा है, वो देखिएगा,
2014 में उन्होंने एक कार्टून प्रसारित किया, और कार्टून को मैं बता सकता हूं, यहाँ दिखा नहीं सकता। उसमें है कि एक अंदर स्पेस क्लब बना हुआ है जिसमें टाई पहने हुए, अच्छे से वाइन के ग्लास रखे हुए 3-4 लोग बैठे हुए, और उसका दरवाजा बंद है, और एक आदमी गाय को पकड़े हुए, गमछा डाले हुए, धोती पहने हुए दरवाजा खटखटा रहा, और उस पर लिखा हुआ है ये इंडिया है। भारत को 2014 में भी वो ऐसे ही परिभाषित। एक और उदाहरण देता हूं। मेरे दोस्त की बिटिया है, वो पिछले साल ब्राउन यूनिवर्सिटी में पढ़ने गई, मुंबई के बहुत अच्छे स्कूल से पढ़ के गई, और जब वो ब्राउन यूनिवर्सिटी के अंदर इंट्रोडक्शन हो रहा था, सोचिए भारत के बारे में धारणा क्या है, तो उसमें से एक लड़के ने पूछा, ओ आर यू फ्रॉम इंडिया? या वेरी नाइस कंट्री, यू स्टिल राइट एलिफेंट्स टू योर स्कूल? ये भारत के बारे में सोच है, ये भारत के बारे में कहानियां बताई गई। मेरा बेटा भी बाहर से पढ़ा है, 12 साल बाहर पढ़ा, कोलंबिया में, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में। तो मैंने उससे पूछा, बेटा ऐसे ही होता है कि अपने अभी? उसने कहा, हाँ ऐसी तो बहुत कहानियां मिली। हम अपने कई बैठ के बहुत सोचते हैं, लेकिन हमारी जो तस्वीर पेश की जाती है कहानियों के माध्यम से, अनपढ़, जाहिल, गवार, गलती से इनके कुछ लोग आ गए हैं, और ये लगातार चलने वाला टसल है। तो एक सच है, वो भारत है जो बढ़ रहा है, आगे जा रहा है। अभी पावर बैलेंस है, पावर स्ट्रगल है, उसमें भारत को रोकना है। अब कुछ कहानियां आपने सुनाई थी, मैं भी सुना देता हूं। कहानियों से मैंने बोला था 1947 में भारत आजाद होता है, अगस्त 1947। 9 दिसंबर 1947 में गांधी जी का एक भाषण, और अखबारों के बारे में, दिल्ली के अखबार में, भाई ये पीछे थोड़ी बात हो रही है, थोड़ा कम कर देंगे तो अच्छा है ना? थोड़ा धीमे धीमे करेंगे तो अच्छा है। गांधी जी के बारे में एक खबर छपती है, अगस्त में भारत आजाद होता है, दिसंबर में, कि गांधी और पटेल पिलानी आराम करने के लिए जाने वाले हैं, और पिलानी में जयपुर से चीजें ले जाई जा रही हैं उनके आराम के लिए, और इतनी चीजें जा रही हैं कि जयपुर में खाने के चीजों की कमी हुई। बड़ी छोटी सी स्टोरी लग रही है ना? गांधी गॉट वेरी एंग्री। साउथ अफ्रीका के बाद अपने एंगर को वो पब्लिक में नहीं दिखाते थे, लेकिन उस दिन प्रार्थना सभा में बहुत गुस्से में थे। पढ़िएगा, वो ये कहते हैं, अरे भाई मैं यहां दंगे रोकने के लिए बिजी हूं, पटेल स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन कर रहा है, हमको पिलानी जाने की कहां जगह है, जरूरत है। दूसरा पेरोल कहते हैं, मैं तो बहुत थोड़ा खाता हूं, पटेल भी थोड़ा खाता है, इतना सामान कौन ले जा रहा है कि जयपुर में खाने की चीजों की कमी हो गई। फिर वो आगे कहते हैं कि भाई, और अगर ऐसा ही था तो मुझसे आगे पूछ लेते, पटेल तो उप प्रधानमंत्री है, बिजी है, मुझसे तो पूछ सकते थे। उसके बेसिस पर एसोसिएटेड प्रेस ने उनको क्वेरी भेजा कि क्या आप पिलानी जा रहे हैं? हम मीडिया में काम करने वाले लोग हैं, आपकी बहुत से लोग मीडिया में जाएंगे, ये क्वेरी जानने के लिए नहीं पूछी जाती, ये ताकि सनद रहे इसके लिए पूछी जाती है। समझिए, अब एसोसिएटेड प्रेस ने क्वेरी भेजी तो गांधी क्या कह सकते थे उसके कि भाई मैं नहीं जा रहा, तो पूरी कहानी लिखी जाती है, गांधी जी जा रहे हैं, अलाना फलाना ढिमकाना, और लास्ट में एक पैरा में लिखा होता, लेकिन गांधी ने इसका खंडन किया और जा रहे होते तो जा ही रहे थे। ये स्टोरी क्यों बने? आजादी के तुरंत बाद
भारत के 2 टॉप लीडर्स को नीचे गिराना, उनकी छवि खराब करनी। भारत की छवि अगर खराब करनी है तो भारत के नेताओं की छवि खराब करेंगे ना। ये पटेल के साथ भी हुआ, ये अम्बेडकर के साथ भी हुआ, या नेहरू के साथ भी, तो मोदी के साथ हो रहा है तो कौन बोलेगा? ये तो श्रृंखला है। इंदिरा गांधी के साथ अनवरत रूप से, देखिए बाहर वाले ये फर्क नहीं करते हैं, उनके लिए सब हिंदुस्तानी है। वहां अलग अलग इवेंट के लिए अलग अलग चीजों को इजाद कर लेते हैं। इसलिए जैसे ही भारत के अंदर कोविड आया, याद कीजिए कि जब लॉकडाउन हुआ, मार्च में लॉकडाउन हुआ हमारे यहां, मार्च 2020 के अंदर, तब भारत के अंदर 300, 400, 500 शब्द ऐसे पेशेंट आ रहे थे और इटली के अंदर मरने वालों की लाइन लगी हुई थी। लेकिन मार्च के अंत के सारे अखबार उठा के देखिए विदेशी, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, गार्डियन, टेलीग्राफ, सबने लिखना शुरू किया कि अरे अभी भारत में तो शुरू हुआ है और यहां होगा तो कितने करोड़ लोग मारे जाएंगे, इसकी कल्पना नहीं कर सकते। और फिर करते हुए वो उसमें उल्लेख करते थे कि जब 1918 का स्पेनिश फ्लू आया था तो भारत के अंदर 3 करोड़ लोग मारे गए। आपके लाखों लोग मारे जा रहे हैं और हमारे यहाँ 400-500 का केस है। ये स्टोरीज है, पुरानी स्टोरीज को दोबारा याद दिलाना, बताना कि आप कैसे हो। इसलिए आप देखेंगे कि इन कहानियों के माध्यम से लगातार उस इमेजरी को जो विंस्टन चर्चिल ने लिखा और एक के बाद एक लोग लिखते गए, हमारे यहां डेमोक्रेसी नहीं हो सकती। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यूरोप के कई देशों में हमारे बाद में है, हमारे यहां डेमोक्रेसी कैसे हो सकती है? कमेंट्रीज आफ्टर कमेंट्रीज 60s में, 70s में, 80s में, अब टूटा कि तब टूटा, अब गया, ऐसे ही लिखते थे। गरीब मुल्क है। हमारे कलर टेलीविजन आया 1982 के अंदर। अरे तुम भूखे नंगे लोगों को कलर टेलीविजन का क्या जरूरत है? जैसे अमेरिका के अंदर सब पेट भरे हैं। हमारी सभ्यता को, भारत को बार बार ऐसा कहना। अब उदाहरण देते हैं, उदाहरण बताता हूं। कोविड के अंदर करीब 40 लाख मजदूर इधर से उधर गए, हम सबने देखा। किसने उनकी व्यवस्था की? रास्ते में खाने की, चलने की, पानी की, देश में ना, इस देश के समाज में। और ये व्यवस्था करते हुए पूछा कि भाई तेरा कौन जात का है तू, कौन धर्म का है तू, किस जगह जा रहा है? किसी ने नहीं पूछा, हो गया। दूसरी तरफ अमेरिका के अंदर दंगे हो गए, स्टोर लूट लिए गए। वो अच्छी सभ्यता है, बताइए ना, यही नैरेटिव है ना। हमारे यहाँ 40 लोग आते हैं, जाते हैं, आराम से जाते हैं, कुछ नहीं होता। लेकिन वहां पर थोड़े में दंगे हो जाते हैं, लूटपाट हो जाती है। और कोविड के घटना बताता हूं, करीब कितना सब लोगों ने वैक्सीनेशन करा रखा है? नहीं करा रखा। वैक्सीन हेजिटेंसी नाम की चिड़िया भारत में तो आई नहीं है ना। कहा लोग भरोसा करते हैं, ठीक है, हम सहज विश्वासी हो और ये हमारी ताकत है। आज भी यूएस के अंदर वैक्सीन के खिलाफ आंदोलन चलता है और वो वैज्ञानिक सोच वाले हैं, हम वैज्ञानिक सोच वाले हैं। यही सब नैरेटिव किया गया। अब इसका उपाय क्या है? ये चले, ये इंटरनेशनल पावर बैलेंस में आपको आगे से रोकना है और आगे आने से रोकने की तरीका ये, हमसे डरते क्यों? ये जो हम लोगों का ओपन आर्किटेक्चर है ना, हमारे देश का
आर्किटेक्चर बड़ा ओपन है, हम कहीं भी फिट हो जाते हैं, कहीं भी सेट हो जाते हैं। सिलिकॉन वैली में भी सेट हो जाते हैं, चाइना में भी सेट हो जाते हैं, इधर भी सेट हो जाते हैं, फिर भी अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं। उनको डर लगता है यार इतने डेमोक्रेटिक है, ये तो दुनिया के लिए चैलेंज हो सकता है। और ये अगर 50-60 साल के अंदर यानी 70-75 साल के अंदर आप एक भूखे गरीब, 70 साल कोई बहुत ज्यादा नहीं होता। आज देश कहां पहुंचा? एक सोसाइटी की ताकत डेमोक्रेटिक वैल्यूज के साथ पहुंचा, एक दूसरे को साथ लेकर पहुंचा, तमाम झगड़ों के बाद पहुंचा और चलता ही रहा। और आपकी पीढ़ी तो कमाल की पीढ़ी है, आपकी पीढ़ी तो विराट कोहली की पीढ़ी है ना, जो आंखों में आंखें डाल के सीधे बात कर लोगों को बताती है कि तुम कौन हो। इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा कि उनकी औकात बताती है, असली बात तो है। तो आपको तो और डर लगता है। सिलिकॉन वैली पर आपने कब्जा किया हुआ है, नासा पर आपने कब्जा किया हुआ है, यूरोप में ब्रिटेन के एनएचएस पर आपने कब्जा किया हुआ है। उनका काम नहीं चल सकता और बहुत सभ्य तरीके से रहते हैं, सब में घुल मिल जाते हैं, फिर भी अपनी आइडेंटिटी को बना के रखते हैं, है ना। तो इस ओपन आर्किटेक्चर से, जमीन से जुड़े रहने से उनको डर लगता है, इसलिए बार बार आपको नीचे खींचने की कोशिश होती है। और ये जो मीडिया है ना, तो मीडिया अपना जीवन बीतता है, ये कोई इंडिपेंडेंट टूल नहीं है भैया, ये इंटरनेशनल पावर स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंट टूल है और इट इज यूज्ड एज इंपॉर्टेंट टूल। हम समझदार होने चाहिए कि इस टूल का सही तरीके से इस्तेमाल करें, और ये हमारे लिए आवश्यक नहीं है, इस दुनिया के लिए आवश्यक है। क्योंकि हम जब इस टूल का इस्तेमाल करेंगे तो वादे जाएंगे तत्वबोधे के आधार पर करेंगे, आत्मवत सर्वेशा भूतान, सबको अपनी तरह देखने की दृष्टि से करेंगे, उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम से करेंगे। हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट के स्केल में देखते नहीं चीजों को ना, असंदेह के संदर्भ में देखते ही नहीं। जब सारी दुनिया अपनी है तो असंदेह कैसे हुआ भाई? हमारे तो सबसे पहले कहता है, सबसे पहले मतलब रावण का सब कुछ चलेगा। रावण, लोगों से पूछे रावण क्यों नहीं चला, रावण क्यों मारा? उसका अहंकार उसे ले, अहंकार सबसे पहले हमारे यहां कहते हैं भाई अहम को कम करो। अहम माने मैं और तुम। तो वेस्ट से जो भी थियरीज आई हैं वो अस एंड देम के संदर्भ में दुनिया को देखती है, चाहे वो कम्युनिस्ट थियरी हो, चाहे वो कैपिटलिस्ट थियरी हो। हम अस एंड देम के संदर्भ में देखते नहीं है, सोचते हैं। चाहे वो बुद्ध हो, वो मध्यम मार्ग देखते हैं, चाहे वो हिंदू ऋषि हो, वो भी ऐसा ही मार्ग देखते हैं, चाहे वो गांधी हो, चाहे वो मोदी हो। इसलिए मैं बोलता हूं ना, जब वो मोदी की बात करते हैं, गांधी की बात करते हैं, इंदिरा गांधी की बात करते हैं, तो भारत की बात करते हैं। जब उनको गाली देते हैं तो भारत को गाली देते हैं। अब इस नैरेटिव को ठीक करने की जिम्मेदारी, मुझे लगता है 400-500 साल हमने झेल लिया, लेकिन अगले 30-40 साल से ज्यादा चलेगा नहीं, क्योंकि आपकी जो पूरी पीढ़ी है ना, वो 10-15 साल में इसको पलटता है। जब हमको बोध होता है ना, हमारी दिक्कत है कि हम समझते थोड़ी देर से हैं, पर समझ जाते हैं तो फिर ठीक करते हैं, ठीक हो जाएगा। कहानियों को समझिए, इसके तत्वों को समझिए, तो फिर ये जो जिसको बोलते हैं इसके पंख नहीं है। और जैसे जैसे भारत बढ़ेगा
जैसे जैसे हम और ज़्यादा आगे बढ़ेंगे दुनिया के लिए, ये नैरेटिव भी ठीक होता जाएगा। लेकिन हाँ, हमें सजग रहने की, इसको टैक्टिकली स्ट्रैटेजिकली यूज करने की, मीडिया को एक साध्य मानने की नहीं, साधन मानने की आवश्यकता है, और उस साधन का इंटेलिजेंट इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। We should not be consumed by the media, but we should see that it is used for a rightful things in the world. I thank you. Thank you very much. Thank you so much, उमेश उपाध्याय जी। डेफिनेटली जो आज आपने यहाँ पे कहा, एक जो स्पेस हम लोगों के पास, सभी लोगों के पास है, उस स्पेस को हमें एक प्रो इंडिया डिस्कोर्स से भरना है। इस एंटी इंडिया नाम की जो एक दीमक है, जो कहीं ना कहीं हमारे यूथ को खा जा रही है, उसे हमें बाहर निकाल फेंकना है। प्रो इंडिया डिस्कोर्स के साथ यूथ को आगे लेकर के चलना है। और एक सेल्फ इमेजिंग की बात यहाँ पे हुई, जिस सेल्फ इमेजिंग के लिए को लेकर के हमें क्रिटिसाइज किया गया है ग्लोबल लेवल पे, चाहे वो हमारा कल्चर हो, लिटरेचर हो, लैंग्वेज हो, हमारी ट्रेडिशंस हो, उसे हमें अपनाना चाहिए, उसे हमें आगे बढ़ करके उसके बारे में बात करनी चाहिए। आप एज यूथ अपने यूनिवर्सिटीज़ में, अपने ग्रुप्स में अपनी आइडेंटिटी को लेकर के प्राउड फील करिए, अपनी आइडेंटिटी को अपने साथ एसिमिलेट कीजिए, उससे भागिए नहीं। एज अदर्स, एज अमेरिकन्स, आप किसी अमेरिकन को पूछिए तो बहुत प्राउडली बताएगा आप अमेरिकन हैं। आप वैसे ही अपनी भारतीयता को आगे रखिए। That is how we are going to step ahead in this anti-India narrative। और इससे पहले वाला जो हमारा सत्र था, जहां हम पब्लिकेशन नेक्सस के बारे में बात कर रहे थे, वो भी कहीं ना कहीं एक एकेडमिक वर्ल्ड में जो हमें डिस्कोर्स को टैकल करना है उसके बारे में था। और उसी में इन कॉन्टिन्यूशन हम लोग इसको भी आगे लेकर के जा रहे हैं, एज एन एकेडमिया और बाहर पॉलिटिकल को हम कैसे बांधें। तो मैं दोनों हमारे वक्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी। और मैं एक्टर्स को आगे सत्र के लिए स्टेज पे बुलाना चाहूँगी अंश जी को, वो आए और हमारे स्पीकर अरुण आनंद जी को सम्मानित करें। हमारा सम्मान तो ऐसे हो गया, आप लोगों ने हमारी बात सुनी। तालियों से सम्मान करें सभी। मुझे ना बहुत सारे जीवन में सम्मान या पुरस्कार मिले। इस विश्वविद्यालय में आके अपने से मतलब यंग छात्रों के साथ अपने विश्वविद्यालय में आके इससे बड़ा सम्मान नहीं मिला। अब मैं स्टेज पे बुलाना चाहूँगी वर्षा जी को, आए और हमारे स्पीकर उमेश उपाध्याय जी को सम्मानित करें।